नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। मोटिवेशन के अंतर्गत हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। इसके पहले मोटिवेशन पर पार्ट 1 वीडियो बना था जिसमें हमने देखा था मीनिंग, डिफिनेशन एंड सोर्सेस। तो आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। आइए शुरू करते हैं। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। मैस्लो मनोविज्ञान के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले है जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा, इनेट मोटिवेशन, और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा, एक्वायर्ड मोटिवेशन। तो आगे की स्लाइड में हम यह देखेंगे कि जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और अर्जित अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा, इनेट मोटिवेशन। यह नाम से स्पष्ट है कि ये अभिप्रेरणा जन्म से ही मनुष्य को मिल जाती है, इसलिए इसे आंतरिक अभिप्रेरणा, इनेट मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। कुछ अभिप्रेरणाएं मनुष्य में जन्म से अंतर्निहित होती है। यह जीवन संबंधी मूल आवश्यकताओं से संबंधित होती है। इसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इन अभिप्रेरणाओं के पीछे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कुछ अभिप्रेरणाएं मनुष्य को जन्म से ही मिल जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर ये जन्मजात अभिप्रेरणा आ जाती है और ये उसकी जो मूल आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती है, उससे संबंधित होती है। आप जानते हो कि किसी भी मनुष्य की बेसिक नीड्स क्या होती है और कहा जा रहा है कि इसके बिना कोई भी मनुष्य या प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इन अभिप्रेरणाओं के पीछे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, यानी कि जन्मजात मोटिव्स होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंदर से वो अभिप्रेरित होता है और उसी अभिप्रेरणा से वो अपनी आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इनेट मोटिवेशन। अब हम देखेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से अभिप्रेरणाएं आती हैं। सबसे पहले है भूख प्यास, हंगर एंड थर्स्ट। किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी तथा वायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से भूख और प्यास जन्मजात अभिप्रेरक है जो जन्म से ही किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य को भूख या प्यास लगता है तो उसे पूरा करने के लिए वह अंदर से क्रियाशील हो जाता है, विशेष प्रकार की क्रियाओं को करता है, और जब उसके भूख और प्यास समाप्त हो जाती है तो वह संतोष का अनुभव करता है। पुनः जब उसे भूख लगता है तो अंदर से वह भूख और प्यास को समाप्त करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है कि किस तरह से भूख और प्यास को दूर करेंगे। तो ये जो है मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है काम या सेक्स। प्रत्येक प्राणी में अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति के कारण उसमें काम भावना उत्पन्न होती है और उसे एक विशेष प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने की अभिप्रेरणा देती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ने कहा है कि यह बहुत ही प्रबल या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है और यहाँ कहा गया है कि यदि काम प्रवृत्ति के संतुष्ट न होने पर मनुष्य का व्यवहार भी असामान्य हो जाता है। फिर आता है निद्रा या नींद, स्लीपीनेस। नींद भी एक जन्मजात अभिप्रेरक है और बचपन में आप जानते हो कि कोई भी बालक बहुत अधिक मात्रा में सोता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसका जो सोने का समय होता है, जो अवधि होती है, वह कम हो जाती है। दिन भर अपने कार्यों को करने के बाद, परिश्रम को करने के बाद व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है। आप ये जानते हो कि आपको नींद लग रही है और आप नहीं सोते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है। अंदर से यह अभिप्रेरणा आती है कि अब आपको सो जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेम, अफेक्शन। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रेम जो है वो भी जन्मजात अभिप्रेरक है और हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता होती है और इसके कारण से उसके मन में या शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है कि वो कैसे इसे प्राप्त करे, और जब उन्हें इसकी प्राप्ति हो जाती है तो वह शांत हो जाता है और अपने आप को संतोष का अनुभव करता है।
उसके बाद आता है क्रोध, एंगर। क्रोध को भी जन्मजात अभिप्रेरक कहा जा रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो अंदर से क्रोध अभिप्रेरक जो है वो उत्पन्न होता है और उसे जिस कारण से भी गुस्सा आ रहा है उसे दूर करने के लिए प्रयास करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा जन्मजात अभिप्रेरणा है जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मलमूत्र त्याग, एक्सक्रेटा रिलिंक्विशमेंट। मलमूत्र त्यागने की अभिप्रेरणा भी आंतरिक होती है, जन्मजात होती है। इसे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बालक अपने आप में, मनुष्य अपने आप में ये सीख लेता है और जब उसे मलमूत्र त्याग की इच्छा होती है तो अंदर से अभिप्रेरित होकर के ही वो उसे करता है और जब इसे रोकता है या ये जब पूरा नहीं कर पाता है तो उसे कई रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आता है मातृत्व, पेरेंटल। मातृत्व की प्रवृत्ति भी जन्मजात होती है जो सभी जीवों में पाई जाती है, मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों में भी ये पाई जाती है और इसी मातृत्व प्रेरक के कारण से शिशु के प्रति अगाध प्रेम कोई भी माता प्रदर्शित करती है और उसकी रक्षा के लिए कष्ट भी उठाते हैं। तो इस तरह से मातृत्व, पेरेंटल, ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। फिर आता है पलायन यानी कि एस्केप। सभी प्राणियों के साथ साथ मानव में भी पलायन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और जब भी उसके समक्ष, उसके सामने कोई भी खतरा होता है या किसी भी कारण से कोई चोट पहुंचने की आशंका होती है, उसे पूर्वाभास होता है कि चोट पहुंचने वाली है, तब वह उस स्थिति से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है, अपनी आत्मरक्षा करने की कोशिश करता है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपको कोई कुत्ता दौड़ा रहा है तो आप उसको देख करके खुद ब खुद भागोगे, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप भागिए, आप ये खुद करोगे, स्वयं करोगे, क्योंकि ये जन्मजात अभिप्रेरणा आपके अंतर्गत आती है। फिर आता है युत्सा, कॉम्बैट। कॉम्बैट जो है वो व्यक्ति के संघर्ष को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति किस तरह से संघर्ष करेगा, उसे अभिप्रेरित करता है कि विपरीत परिस्थिति में, किसी बाधा में वो लड़कर या क्रोध में बोल करके कॉम्बैट करता है, अपने युयुत्सा को शांत करता है और यह जन्मजात प्रवृत्ति है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गाली दिया जाता है तो बदले में वो उसे डांटता है, क्रोध करता है, उसे पलटकर गाली देता है, तो यही कॉम्बैट है, आत्मरक्षा करना। अर्जित अभिप्रेरणा, एक्वायर्ड मोटिवेशन। यह नाम से स्पष्ट है कि इसे अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कहाँ से अर्जित किया जाता है। कुछ अभिप्रेरक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के समाज में रहने तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के कारण निर्मित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व्यक्ति के समाजीकरण तथा शिक्षा ग्रहण करने से भी होती है। इसे द्वितीय प्रेरणा या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। यानी कि जो अर्जित अभिप्रेरणा होता है उसे व्यक्ति अर्जित करता है समाज में रह करके। समाज के जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव है, जो भी सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है, उसके प्रभाव के कारण ये निर्मित होते हैं और इसकी उत्पत्ति व्यक्ति के समाजीकरण, सोशलाइजेशन और शिक्षा ग्रहण करने से भी होती है। यानी कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो भी इसे अर्जित किया जाता है। इसे द्वितीय या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरणा, एक्वायर्ड मोटिवेशन, इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, इंडिविजुअल और सेल्फ मोटिवेशन। दूसरा है सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा, सोशल मोटिवेशन, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा तथा सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से बातें आती हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, इंडिविजुअल और सेल्फ मोटिवेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं वातावरण के संपर्क में आता है, जिसके कारण उनके अनुभवों में विभिन्नता होती है और इन विभिन्न अनुभव के प्रभाव के कारण व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, आदतों, इच्छाओं एवं अभिरुचियों का विकास होता है। इन्हें व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहते हैं तथा इन्हीं के द्वारा व्यक्ति को अपने ढंग से क्रिया एवं व्यवहार करने की अभिप्रेरणा मिलती है, जिसे व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कहते हैं। आप व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। उनकी प्रवृत्ति, आदत, इच्छा, अभिरुचि परिस्थिति के कारण से अलग अलग होती है। वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हैं, उसे अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं और उस अनुभवों के कारण से ही प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति, आदत, इच्छा ये अलग अलग पाई जाती है। तो
इसे ही व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी आदत है वह उसके अनुसार ही अभिप्रेरित होकर के कार्य को करेगा। उसकी जैसी इच्छा है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अभिप्रेरित होकर के कार्य को करेगा। वो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, वह व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए इसे व्यक्तिगत अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा इंडिविजुअल और सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आदत और रुचि, हैबिट एंड इंटरेस्ट। जब कोई कार्य प्रतिदिन या बार बार किया जाता है तब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है और यही व्यक्ति की आदतें कहलाती हैं। ये आदतें व्यक्ति को वह व्यवहार या क्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करती है, जिसके कारण व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करने की आदत है तो प्रतिदिन वह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करेगा, उसे अंदर से यह अभिप्रेरणा मिलेगी कि मॉर्निंग वॉक में जाना है। फिर है रुचि। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। जिस व्यक्ति को जो कार्य करना अच्छा लगता है या जिसमें उसकी रुचि होती है वह उसे बहुत जल्दी से सीख जाता है। आप लोग भी जानते हो, आप लोगों की भी अपनी अपनी रुचि है और रुचि से अभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति अपने व्यवहार का परिचालन करता है, अपने व्यवहार को करता है। फिर है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, जिसे हम धारणा कह सकते हैं। ये धारणा जो है यह पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जब यह धारणा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति बन जाती है तो वो हमेशा वैसा ही महसूस करते हैं, उसे उसी तरह से देखते हैं। जैसे किसी बालक की एक अध्यापक के प्रति प्रतिकूल या गलत धारणा बन गई है तो वह उस अध्यापक को हमेशा गलत या निम्न दृष्टि से देखेगा। उस अध्यापक की बातें उसे कड़वी एवं खराब लगेंगी, भले ही वे अच्छी क्यों ना हो। फिर आता है जीवन लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ। सभी व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल होता है, लक्ष्य होता है कि उसे जीवन में क्या बनना है, उसे क्या प्राप्त करना है और इन्हीं लक्ष्यों के अनुसार वह कार्य करने को अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट है मद व्यसन, इंटॉक्सिकेंट एडिक्शन। सामान्यतः मद व्यसन जो है वो बुरा माना जाता है, फिर भी अनेक व्यक्ति इसका सेवन करते हैं। शुरू में ये इसे शौक के रूप में या फैशन के रूप में या मित्रों के कहने पर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं, उनकी आदत में ये शामिल हो जाता है। और जब उसका सेवन नहीं करते हैं तो उनकी जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हैं वो निर्बल पड़ने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है और इसी कारण से व्यक्ति की चाहत होती है कि वह फिर से जो है शराब या किसी भी मद व्यसन का प्रयोग करे। नेक्स्ट है अचेतन इच्छाएं, अनकॉन्शियस डिज़ायर। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अचेतन इच्छाएं होती हैं जो वो प्रकट तो नहीं करता है, लेकिन उसके व्यवहार में उसकी झलक देखने को मिलती है, उसकी क्रियाओं में उसकी झलक देखने को मिलती है और जिसका ना तो उसे कारण पता होता है और ना ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे कभी कभी वह कहना कुछ चाहता है लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो ये सब अचेतन मन की सुप्त इच्छाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा प्रकट होती हैं। फिर है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार उसके आकांक्षा स्तर से भी प्रभावित होता है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन से भी प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं होती है, एस्पिरेशंस होता है और उसकी प्राप्ति के लिए, उसे पाने के लिए वो क्रियाशील रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, इंडिविजुअल मोटिवेशन, जिसमें व्यक्ति अपने ढंग से क्रिया एवं व्यवहार करता है और उसे अंदर से अपने ढंग से क्रिया एवं व्यवहार करने की अभिप्रेरणा मिलती है। सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा, सोशल मोटिवेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जीवन पर्यंत समाज में ही रहता है। समाज के सदस्य के रूप में उसे कुछ सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार रहना एवं व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार कुछ सामाजिक अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है। आप सभी यह जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन भर उसे समाज में ही रहना है, वह अकेला नहीं रह सकता है। और जब वह समाज के सदस्य के रूप में होता है तो वह सामाजिक नियम, रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुसार व्यवहार करता है और इस प्रकार
कुछ सामाजिक अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यक्तिगत अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा में तो व्यक्ति स्वयं ही अभिप्रेरित होकर के कार्य करते हैं, तो वो किस तरह से सामाजिक अभिप्रेरणा है, इसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है, इसलिए यह व्यक्तिगत अभिप्रेरणा से अलग है। सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा, सोशल मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सामूहिकता, ग्रेगोरियसनेस। मानव शिशु जन्म के समय असहाय होता है, वह माता पिता और अपने भाई बहनों पर निर्भर होता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसमें सामूहिकता के गुणों का विकास होता है। और आप ये जानते हो कि मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएं समाज में रह करके ही पूरी करता है, तो इस कारण से उसमें सामूहिकता का अभिप्रेरक कार्य करने लगता है, और ये जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज में रहने के कारण से यह होता है, अर्जित होता है। नेक्स्ट है आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। समाज में रहने के कारण व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि दूसरे लोग उसका सम्मान करें। आप लोग भी चाहते हो कि आपका सम्मान करें, और विभिन्न उपायों के द्वारा वह आत्मसम्मान प्राप्त करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, और आत्मसम्मान की भावना उसे ऐसा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है कि लोग उसका आदर करें। नेक्स्ट है प्रशंसा एवं निंदा, प्रेस एंड सेंसर। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है, आप सब भी करते हो, और किसी व्यक्ति को जब अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा की जाती है तो वह दोबारा कोशिश करता है, अभिप्रेरित होता है कि हम और अच्छा कार्य को करें, और जब उसकी निंदा की जाती है बुरे कार्यों के लिए तो कोशिश करता है कि वह करने से बचे, कि उसकी निंदा ना की जाए, निंदित कार्यों से बचने का प्रयास वो करता है। नेक्स्ट है संग्रहणशीलता, जिसे हम इक्विसिटीनेस कहते हैं। बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही पाई जाती है। वो अपनी पसंद की वस्तुओं को, खिलौनों को इकट्ठा करता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को संग्रह करता है, कलेक्ट करता है, और उपयोगी जो चीज़ें हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उसको संग्रह कर समाज में सम्मान पाने के लिए भी कोशिश करता है, जिससे संग्रहशीलता जो है उसमें विकसित होती है। यह अजित अभिप्रेरणा है और समाज में रहकर करता है, इसलिए इसे सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत लिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसमर्पण, सरेंडर। सभी प्राणियों में पलायन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, मानव में भी इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा इससे मिलती जुलती प्रवृत्ति को अर्जित करता है। जैसे किसी विशेष परिस्थिति में कमजोर पड़ जाता है या कोई गलत कार्य करता है तो स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने गलत किया, और आत्मसमर्पण करने को प्रेरित करता है। वो सेल्फ उस चीज़ को करता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, लेकिन वो समाज के सामने उसका समर्पण कर रहा है। वह व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित जरूर हो रहा है, लेकिन समाज के सामने उसे समर्पण करना है, इसलिए ये सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध प्रवृत्ति, पुग्नासिटी। प्रत्येक व्यक्ति में युत्सा यानी कॉम्बैट जन्मजात होती है, किंतु समूह में रहने के कारण उसमें दूसरे समूह या संगठन से युद्ध करने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। जैसे आप लोग ग्रुप में रहते हो तो आपस में कभी कोई बात नहीं बनी तो थोड़ा सा बहस हो गया, झगड़ा हो गया, तो यही है युद्ध प्रवृत्ति। इस अभिप्रेरक से अभिप्रेरित होकर व्यक्ति लड़ाई और झगड़ा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा जो है यह समाज में रह करके होता है, जिसके कारण से व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है वह प्रभावित होता है। वह इंडिविजुअली रूप से अभिप्रेरित अवश्य होता है, लेकिन समाज में रह करके करता है, इसलिए यह सामाजिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के अन्य प्रकार। इसके पहले हम लोगों ने मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकारों को जाना। मैस्लो के अतिरिक्त अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले है सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा होने पर व्यक्ति किसी कार्य को पूरे मन एवं इच्छा से करता है, और ऐसे कार्य को करने के बाद उसे सुख और शांति, संतोष की प्राप्ति होती है। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा में व्यक्ति दूसरे की इच्छा एवं बाहरी प्रभाव के कारण किसी कार्य को करता है। इसे बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं मैस्लो के अनुसार और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो इस तरह से आज यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब इसे ज़रूर ध्यान दे करके पढ़िएगा। तो मैं अब अंत करती हूँ।
थैंक यू, धन्यवाद।